तो गाइस स्वागत करेंगे आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो वापस पिछले वीडियो का कंटिन्यूस पार्ट है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है, आपको इसका आउटपुट बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। स्ट्रिंग एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं दिस डॉट गेट str कर रहा हूँ और उस पर एक फंक्शन असाइन है। मैं यहाँ पे str के प्रोटोटाइप में गेट str सेट कर रहा हूँ, जो कि एक फंक्शन जो कि ब्रो रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैं न्यू str करके इसको इनिशलाइज कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट बनेगा और मैं इस ऑब्जेक्ट पे गेट str कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि str के प्रोटोटाइप में है। तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह आप मेथड को शेयर करते हो, राइट, प्रोटोटाइप पर असाइन करके। तो आपको इसका आउटपुट बताना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तब तक के लिए मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या आया, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग गेट str, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है, यानी कोई प्रॉपर्टी अनडिफाइन है, ठीक है। यानी अनडिफाइन की प्रॉपर्टी हम कहाँ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखना अपने को। सिंपल सा हम सेट यहाँ पे कर रहे हैं गेट str पे, राइट। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, एक तो हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये, और फिर हम उसको इनिशलाइज कर रहे हैं। पहला रूल क्या है, जब आप एरो फंक्शन यूज़ करते हैं तब आप उसके साथ न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप एरो फंक्शन को एज अ फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला एरर ये है। दूसरा एरर क्या, str के प्रोटोटाइप पे आप गेट str सेट कर रहे हो, ठीक है। यानी कि पहली बात, अगर मैं str प्रिंट करूँ तो आप देखिए क्या आता है, फंक्शन आ रहा है। वही अगर मैं str का प्रोटोटाइप अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप देखो अनडिफाइन आ रहा है। यानी मैं क्या, यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइन। अब मैं प्रोटोटाइप डॉट गेट str करूँगा तो बात वही होगी, राइट, कि मैं अनडिफाइन की प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया कि एरर कहाँ पे है और इसका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर जाना जरूरी था। अगला क्वेश्चन है वेरिएबल स्कोप से। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं यूज स्ट्रिक्ट यूज़ कर रहा, यानी स्ट्रिक्ट मोड है। अभी आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। कंसोल लॉग कर रहा हेलो, और यहाँ पे मैं हेलो में रिटर्न ब्रो कर रहा, ठीक है। और आप देख सकते हो हेलो के नीचे ब्रो मैंने डिफाइन किया और यहाँ पे ब्रो को सिस भी कर रहा। अगर मैं, आप आंसर देने के लिए कोशिश करिए, मैं एंटर करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ रहा है, ब्रो इज़ नॉट डिफाइंड। इसका रीज़न क्या है, इसको ब्रो क्यों नहीं मिल रहा है? इस हेलो जब रन हुआ तो यहाँ पर इसने ब्रो ट्राई किया एक्सेस करने के लिए, तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे इसको ब्रो क्यों नहीं मिला? इसका सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे देखिए, आप कीवर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हो, लेट, ठीक है। और हम यहाँ पे हेलो कॉल कर रहे हैं, हेलो के अंदर ब्रो। तो अभी आपको पता है कि लेट या कॉन्स जब भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, उससे ऊपर जहाँ पे डिफाइन किया जिस वेरिएबल को, उससे ऊपर उस वेरिएबल के लिए जो स्कोप रहता है, ठीक है, या जो प्लेस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेम्प्रोरी डेड जोन, राइट। यानी कि ये अभी डेड है, यहाँ से अलाइव होगा, इसके नीचे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए क्या हो रहा था, यहाँ पे हेलो कॉल करने के बाद ये ब्रो यहाँ पे है ही नहीं, राइट, इसका जन्म ही यहाँ से हुआ, इसीलिए ये एरर दे रहा था। और एरर क्या दे रहा था कि डिफाइन ही नहीं है, राइट, ब्रो इज़ नॉट डिफाइन। यही चीज़ अगर हम यहाँ पर लेट के जगह, ठीक है, ये सेम होगा कॉन्स्ट के साथ, लेकिन अगर लेट के जगह अगर मैंने वैर किया तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, वैर यूज़ कर रहा, ठीक है, और मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट। अब ये देखिए क्या यहाँ पे आ रहा है, सिस। इसका रीज़न क्या है, और यहाँ पे आपको पता चला कि सिस क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रो को आपने ओवरराइट किया है। तो पहले यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ब्रो के लिए मेमोरी रिजर्व हुआ, फिर उसमें वैल्यू असाइन हुई, फिर वैल्यू ओवरराइट हुआ, फाइनल वैल्यू ये था। ये है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हेलो, हेलो के अंदर जाने के बाद एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, जिसको बोलते हैं फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो उस समय ब्रो क्या था, सिस, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, सिस। और ये चीज़ मैंने बहुत बार कवर किया, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है यहाँ पर, सिंपली अगर आप लेट या कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हो तो कभी भी अगर आप लेट या कॉन्स्ट वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो बिफोर दे आर डिफाइन, तो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। वही चीज़ अगर आप वैर यूज़ करते हो तो अनडिफाइन देगा, राइट। यानी किसी भी वेरिएबल को वैर कीवर्ड यूज़ करके आपने डिफाइन किया और उससे पहले उसको कॉल कर रहे हो तो अनडिफाइन आता है। ये क्लियर है? मतलब व्हेन एक्सेसिंग अ वेरिएबल
यूजिंग वेर कीवर्ड बिफोर इट इज़ डिफाइन वी गेट अनडिफाइन। अब ये लेट और कॉन्स्ट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इमेजिन करिए आप एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं यूजिंग वेर। सो वेर मैं बोला पाई और इसका वैल्यू क्या होता है 3.17, राइट? कुछ ऐसा होता है, मुझे याद नहीं। तो अगर लेट्स से आपने डिफाइन यहाँ पे किया है, ठीक है, और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, मैं यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर console.log एक्सेस कर रहा पाई। तो अब मुझे पाई क्या मिल रहा है? अनडिफाइन। लेकिन ये वैलिड नहीं, राइट? कांस्टेंट एक बार अनडिफाइन नहीं होगा, कांस्टेंट एक बार वैल्यू नहीं देगा, राइट? कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इसी को रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर वैर की जगह कॉन्स्ट कर दूँ, तो अब क्या एरर देगा? क्यों? क्योंकि पाई इज़ नॉट डिफाइन, आप पहले एक्सेस कर रहे हो। तो ये थोड़ा सेंस बन रहा है, राइट? क्योंकि आप एक कांस्टेंट को एक्सेस कर रहे हो बिफोर दे आर डिफाइन। तो कांस्टेंट कांस्टेंट रहना चाहिए, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। या फिर वो है नहीं या फिर है, राइट? लेकिन वेर के केस में कैसा हो रहा था आपने देखा, एक बार में यहाँ पर अगर आप एक्सेस करो तो उसी चीज़ को वैल्यू देगा, ऊपर नहीं देगा। तो इसीलिए मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको मैं वेर कर देता हूँ। तो ये देखिए वेर पाई, ये देखिए एक बार में अनडिफाइन था, एक बार में 3.17। तो आप समझ रहे हो ना, यूजिंग वेर अगर पहले आप कांस्टेंट रखते थे आगे कैलकुलेशन के लिए तो कितना मैटर करता है। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप फंक्शन कॉल ऊपर कर रहे हो और डेफिनेशन हमारा नीचे है वेरिएबल का, तो उस समय हमारा वेरिएबल टेम्पोररी डेड जोन में इसलिए एक्सेस दे रहा है कि आपका ये एक्सेस नहीं हो सकता, जो भी हमारा एरर दिख रहा है, ये ब्रो इज़ नॉट डिफाइन। अब आप इसका भी आंसर दे सकते हो, एक फंक्शन टेस्ट जो रिटर्न कर रहा है हेलो, मैं असाइन कर रहा फंक पे, और मैं टाइप ऑफ टेस्ट देख रहा कि है क्या, ठीक है? तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या आना चाहिए? अनडिफाइन, राइट? इसका रीज़न ये है कि जब आप फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट? इस पर हम असाइन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो अगर आप नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये नेम्ड है क्योंकि आपने यहाँ पे नाम दिया। अगर आप चाहे अगर ऐसे करते तो इसका नाम नहीं होता। अगर लेट्स से मैं ऐसे भी कर सकता था, राइट? यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेम्ड है। तो जब भी आप नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ करते हो तो जो भी नेम होता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी आप नेम दे रहे हो वो ओनली लोकल होता है फंक्शन बॉडी के लिए, वो बाहर ग्लोबल स्कोप में अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हम क्या देख रहे हैं? अनडिफाइन। सो इस केस में ये टेस्ट जो है बाहर एक्सेसिबल नहीं है, मतलब आप टाइप ऑफ टेस्ट क्या देख रहे हो? अनडिफाइन। लेकिन वही चीज़ अगर टाइप ऑफ प्रिंट करोगे FUNC तो आएगा, राइट? ये देखो क्या आएगा? फंक्शन। लेकिन वही चीज़ जो नाम दे रहे हो ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका टाइप क्या रहेगा अगर आप ऐसे यूज़ करते हो तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? इसको वेरीफाई करने के लिए आप सिंपली ऐसे देखिए, ठीक है? अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? FUNC को कॉल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? टेस्ट को टाइप ऑफ टेस्ट प्रिंट कर रहा, ठीक है? अगर मैं ऐसे रन करूँगा तो ये देखिए क्या आ रहा है? फंक्शन। अब इसका रिजल्ट आ रहा है। वही चीज़ मैं अगर बाहर कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, ये देखिए, राइट? इसका मतलब क्या? ये जो नेम है ओनली वैलिड किसके लिए? इस फंक्शन बॉडी के लिए, ग्लोबल स्कोप में नहीं है। अगर ऐसा रहता तो आप क्या करते? टेस्ट ही सीधा कॉल कर लेते, लेकिन मीनिंग नहीं बनता, राइट? क्योंकि फिर आप असाइन कर रहे हो इस पर, है ना? तो ये देखो टेस्ट इज़ नॉट डिफाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा। एक टेस्ट है फंक्शन, इस फंक्शन में 2 पैरामीटर है, अमाउंट, गेट अमाउंट, ठीक है? और मैं टेस्ट में एक ही पैरामीटर आप बोल सकते हो पास कर रहा हूँ, ठीक है, 5। यानी मैं डेटा वैल्यू एक ही पास कर रहा हूँ 5 और ये एक्सेप्ट करता है 2, ठीक है? अब यहाँ पे कैसा है कि वेर अमाउंट मैं इक्वल टू 10 कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ वेर अमाउंट 10 और मैं कंसोल कर रहा हूँ गेट अमाउंट। अब ये गेट अमाउंट कहाँ पे? गेट अमाउंट ये है जो कि एक फंक्शन है, ठीक है? और वो क्या रिटर्न करता है? अमाउंट रिटर्न करता है। तो आपको इसका आउटपुट बताना है कि मैं जो टेस्ट 5 प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंसोल लॉग में गेट अमाउंट क्या आएगा? गेट अमाउंट एक्चुअली आप ध्यान दे सकते हैं कि अमाउंट रिटर्न कर रहा है और अमाउंट जो है एक पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है? मैं क्या पास कर रहा हूँ? 5। तो आप बता सकते हो या फिर 5 आएगा या फिर 10 आएगा या फिर एरर आएगा, राइट? क्योंकि मैं फंक्शन कॉल यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आप आंसर बता सकते हो, मैं पॉज कर रहा हूँ
और आप यहाँ पे देखो 5 आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? आप यहाँ पे ऐसे मान सकते हो कि जो भी हमने यहाँ पैरामीटर पास किया है इनका अपना एक स्कोप है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इनक्लोज्ड स्कोप है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो आप अमाउंट एक्सेस कर रहे हो ये किसको रेफ़र कर रहा है? इस अमाउंट को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप इसको मान सकते हो एक दूसरी दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है। इसलिए आपने यहाँ पे वेर अमाउंट इक्वल टू 10 किया और यहाँ पे गेट अमाउंट कर रहे हो जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। ये प्रिंट क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा? अमाउंट। तो ये इस अमाउंट को रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। ये कौन से अमाउंट को रिटर्न कर रहा है? ये पैरामीटर वाले अमाउंट को। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है? 5। ये क्या रिटर्न कर रहा है? 5। क्यों? इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये लेट्स से फंक्शन का पैरामीटर का स्कोप है या फिर एरिया या बॉक्स, ये आपके फंक्शन बॉडी का। तो यहाँ पे क्या है? अमाउंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है? आपने 5 पास की है। 5 ये क्या है? पैरामीटर्स। ये आपका फंक्शन बॉडी मान लो। और यहाँ पे क्या है? गेट अमाउंट है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? अमाउंट। अमाउंट क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 रिटर्न करता है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन बॉडी, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? वेयर अमाउंट इक्वल टू 10। तो ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट दोनों एक नहीं है, ठीक है। ये इसका अपना स्कोप है, इसका अपना स्कोप है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्यों इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि आप वेयर अमाउंट डिक्लेयर करके 10 कर रहे हो, फिर आप गेट अमाउंट कर रहे हो। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे काम करता है। तो इसका पैरामीटर का एक अलग इनक्लोज्ड स्कोप है और ये जो वैल्यू आ रही है कहाँ से आ रही है? क्लोजर से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखने में ईजी लग रहा है लेकिन आपको आंसर बताना है। आप पॉज कर सकते हो और एक बार देख सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। मैंने वेर नम इक्वल टू 8 लिया, फंक्शन बनाया सेम नाम से और रिटर्न 10 कर रहा हूँ और कंसोल डॉट लॉग नम कर रहा हूँ। अब इसका आउटपुट क्या आएगा आप बता सकते हो। मैं एंटर कर रहा हूँ, आप देखो 8 आ रहा है, राइट। इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक चीज़ तो हम जो जानते हैं वो ये है कि फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा स्कोप में सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। ये आपने सुना होगा, राइट। फंक्शन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ देयर स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गई। लेकिन दूसरी बात क्या है, जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है, यानी इनिशियलाइज जो कर रहे हैं, ठीक है, ये कब होता है? जब आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, राइट। यानी काइंड ऑफ ए होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है कि फंक्शन की वैल्यू प्रायोरिटी हाई होती है। यानी कि अगर आप फंक्शन और वेरिएबल को एक साथ देखोगे तो जो सबसे ऊपर होस्ट होगा वो फंक्शन है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन नम है ये पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा वेर नम, ये ऐसे आएगा। चाहे आप फंक्शन को कितना भी नीचे लिखो, चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखो, फंक्शन का ऑलवेज प्रायोरिटी हाई होता है, ठीक है, इसलिए ऊपर आता है। आप बोल सकते हो कि उसका जो भी है, आप समझ गए, राइट, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। किसी भी ऑर्डर में आप उसका डिक्लेरेशन करोगे फंक्शन वेरिएबल का, ठीक है, इवन उसका नाम भी सेम रखोगे तो भी फंक्शन हमेशा टॉप में आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ। उसके बाद क्या होगा? नम इक्वल टू 8, ठीक है, ये चीज़। इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 8, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो नम को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ और है जो ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ फंक्शन नम, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? वेर नम। एंटर किया। अब मैं टाइप ऑफ चेक करता हूँ नम क्या रहेगा। आपको क्या लगता है? ये देखिए फंक्शन। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ठीक है। अब मैं नम को ऊपर रखता हूँ, जैसा हमने बात किया वैसे ही हुआ। फंक्शन का प्रेसिडेंस या फिर प्रायोरिटी हाई होती है, तो इसीलिए सबसे ऊपर उठा हुआ है और आप देख सकते हो फंक्शन प्रिंट हो रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यही चीज़ देखते हैं। अब मैं वेर नम ऊपर लिख रहा, फंक्शन नम नीचे डिक्लेयर कर रहा, ठीक है। अभी देखिए मैं वापस टाइप ऑफ चेक करूँगा क्या आएगा। अभी भी नम क्या आ रहा है? फंक्शन। यानी दोनों केस में मेरा नम क्या आ रहा था? फंक्शन आ रहा है। चाहे मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, या फिर ऐसे लिखूँ, दोनों केस में मेरा नम क्या आएगा? फंक्शन। यानी कि फंक्शन हमेशा ऊपर उठ जाता है, नम नीचे आता है। यानी जैसा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वेरिएबल का साइबेंट होता है वो हमेशा एट द एंड होता है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए फंक्शन, ठीक है, पहले मैं कर लेता हूँ वेर नम इक्वल टू 8 कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं साइन कर रहा और मैं फिर फंक्शन नम कर रहा।
यानी कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर बाद में कर रहा हूँ, फिर भी ये कैसे काम करेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं ये कैसे लिखाएगा, ये ऊपर हो जाएगा फंक्शन नम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाएगा, यहाँ पे सेकेंड डिक्लेरेशन में आपका वेर नम आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, नम इक्वल टू 8, ऐसे हो रहा है, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पर console.log नम करूँगा या फिर नम प्रिंट करूँगा, तो देखिए 8 आ रहा है, तो कुछ हो ऐसे रहा है, इसीलिए नम की वैल्यू अभी भी क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो ये समझने वाली चीज़ है, जब होस्टिंग होती है तो सबसे पहले ऊपर कौन उठता है, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, फंक्शन ऊपर आ जाता है। असाइनमेंट हमेशा सबसे नीचे एट द एंड होती है। दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप सेम नेम के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो रिपीट ऑर्डर में, तो स्किप हो जाती है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रॉमिस से रिलेटेड। इसका आपको आउटपुट बताना है क्या होगा, ठीक है। तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ये तुरंत रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं, और मैं क्या दे रहा हूँ 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, राइट, और मैं थ्रो कर रहा x, ठीक है। फिर मैं देन ब्लॉक कर रहा और x यहाँ पे आ रहा है और console.log देन x कर रहा। तो आपको यहाँ बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हो, और एंटर करने के बाद क्या है, एरर 1 देन 2। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद देन ब्लॉक कॉल होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और आपने यहाँ पे थ्रो कर दिया 1 एरर, ठीक है। अब ये जो देन ब्लॉक है सीधा कहाँ पे उछल के जाएगा, कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में आपने क्या प्रिंट होगा, आपका एरर, ठीक है। और एरर में क्या वैल्यू आएगा, जो आपने थ्रो किया, x की वैल्यू क्या आती 1, राइट। यहाँ पे देन ब्लॉक चला, ठीक है, और यहाँ से आपने थ्रो किया था 1 को, और यहाँ पे कैच हुआ। तो देन के बाद थ्रो करने के बाद तुरंत कहाँ नेक्स्ट आपका कंट्रोल जाएगा, कैच में, एरर में आएगा 1, इसीलिए एरर में 1 आ रहा है क्योंकि आपने थ्रो किया 1, x की वैल्यू 1 थी। अब इसके बाद देन ब्लॉक चलेगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देन ब्लॉक में आप प्रॉमिस रिजॉल्व करके रिटर्न कर रहे हो। तो ये जो है, ठीक है, आपको क्या देगा, ये देन ब्लॉक क्या रिटर्न कर रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आया, राइट, तो ये कैच ब्लॉक चलेगा नहीं। इसके बाद क्या चलेगा, लास्ट ब्लॉक देन, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2, राइट, क्योंकि आपने यहाँ से क्या रिजॉल्व किया था 2, तो यहाँ पे आया 2, और ये चीज़ प्रिंट हो गया देन 2। तो इसका आंसर क्या है, एरर 1, ठीक है। एरर 1 कहाँ पे, ये कैच ब्लॉक, दूसरा आपका देन ब्लॉक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।